हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश शर्मा जी का उपन्यास शहीदों की चिता पार्ट 8। हैरी और धनुष टंकार वे भाग तो आए, परंतु अब समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहाँ जाएं, माफिया के एजेंटों की कहाँ तलाश करें, कैसे टकराए। उन्होंने एक टैक्सी ले ली थी और उसी उलझन में फंसे वे निरंतर 2 घंटे से निरुद्देश से न्यूयॉर्क की सड़कों पर चक्कर लगा रहे थे। अभी कुछ ही देर पूर्व धनुष टंकार ने अपने पेट पर हाथ फिराकर हैरी से खाने की मांग की थी। अतः अब हैरी ने ड्राइवर को एक होटल का पता दिया था। 10 मिनट पश्चात टैक्सी अपने इच्छित होटल के सामने रुकी। टैक्सी का बिल अदा करके वे दोनों होटल में प्रविष्ट हो गए। हॉल की अधिकांश सीटें भरी हुई थी, किंतु काफ़ी खाली भी थी। एक खाली सीट पर जाकर हैरी और धनुष टंकार बैठ गए। धनुष टंकार ने 2 तंदूरी मुर्गों का ऑर्डर लिखकर वेटर को थमा दिया। उसी समय उन दोनों के कान में किसी की बड़ी जोर से खिलखिलाने की आवाज़ पड़ी। दोनों ने एक साथ आवाज़ की दिशा में देखा। उसके समीप वाली ही सीट पर 4 व्यक्ति बैठे थे। उनमें से एक अच्छा खासा मोटा ताजा उदेड़ सी आयु का व्यक्ति था। इतनी जोर से वही हंसा था। हॉल में उपस्थित लगभग सभी व्यक्तियों का ध्यान उस तरफ चला गया था। उसकी तरफ ध्यान जाने के कारण थे। पहला तो वह काफ़ी जोर से हंसा था और दूसरा उसकी हंसी, इस अजीब से थुलथुल व्यक्ति की हंसी बड़ी विचित्र थी, मानो किसी पीड़ा के कारण बदक चीख पड़ा हो। और सबसे अधिक विचित्र बात तो यह थी, उसके शेष 3 साथियों के होठों पर मुस्कान तक नहीं थी और वह खिलखिला रहा था। अभी हैरी और धनुष टंकार उसकी हंसी का कारण जान भी नहीं पाए कि अचानक दाएं दाएं 2 फायरों की आवाज़ से वातावरण गूंज उठा। न केवल उस व्यक्ति की हंसी पे ब्रेक लग गया, बल्कि एक क्षण के लिए हॉल में लगभग सन्नाटा छा गया। हैरी और धनुष टंकार के भी कान खड़े हो गए। भयभीत से ग्राहक अभी अपनी सीटों से उठकर भागने ही वाले थे कि अगर कोई भी हिला तो हमारी गोलियां उसे भून देंगी। एक गुर्राती सी आवाज़ हॉल में गूंजी। सबके होश फाख्ता हो गए। हैरी और धनुष टंकार ने देखा 5 सुनहरे नकाबपोश एकदम हॉल में दाखिल हुए। पांचों के हाथों में गनें थी। लिबास पर लिखा था माफिया, और इस शब्द को लिखा देखते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। अब किसी में साहस नहीं था जो अपनी जगह से भी हिल सके। किंतु इस अक्षर को देखकर धनुष टंकार और हैरी की आंखें चमक उठी। उन्हें जैसे अपने शिकार मिल गए। दोनों सतर्क हो गए। आंखें मिली, आंखों ही आंखों में संकेत भी हुए। वे पांचों गने संभाले उनके समीप वाली उसी मेज की तरफ बढ़े जिस पर वे 4 व्यक्ति बैठे थे। हैरी ने पहचान लिया, वह डॉन था, डॉन मस्त्रोनी। सब मूक दर्शकों के भांति देखते रहे। पांचों ने उस मेज को घेर लिया। डॉन मस्त्रोनी ने अपनी गन की नाल उस थुलथुल व्यक्ति की ठोड़ी से सटाई और वह थुलथुल व्यक्ति गन के इशारे पर अपने स्थान से खड़ा होता चला गया। थुलथुल व्यक्ति का चेहरा देखने लायक था। अभी एक ही क्षण पहले जो व्यक्ति बिना किसी बात से बुरी तरह हंस रहा था, वही अब डॉन के सामने खड़ा काँप रहा था। क्यों? डॉन की गुर्राती हुई आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। माफिया के साथ गद्दारी करोगे? जी। थुलथुल व्यक्ति ने किसी कबूतर के भांति गुटुरगू करनी चाहिए कि दाएं दाएं दाएं। डॉन मस्त्रोनू की 3 गोलियों ने उसके जिस्म से रूह को जुदा कर दिया। हॉल में उपस्थित लोग देखते ही रह गए। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन हैरी और धनुष टंकार हरकत में आ चुके थे। दोनों ने एक साथ रिवॉल्वर निकाला।
दाएं दाएं। एक सेकंड के अंतराल से लगातार 2 फायर। ये फायर भी डॉन मास्ट्रोनी ने किए थे। पलक झपकते ही 2 गोलियां हैरी और धनुष्टंकार के रिवॉल्वरों से टकराई। छिटक कर रिवॉल्वर दूर जा गिरे। माफिया के कामों में दखलंदाजी करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। डॉन मास्ट्रोनी का स्वर गूंजा। पहली बार तो काना और नपुंसकी करके छोड़ दिया था डॉन बेटे, इस बार हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हैरी गुर्राया। सुनकर डॉन के चेहरे पर क्या भाव आए यह तो कोई भी नहीं देख सका, किंतु डॉन का स्वर सबने सुना। सबसे पहले तो अपने हाथ ऊपर उठा लो, और दूसरी बात यह कि मैं जरा तुम्हें देर से पहचाना, इसके लिए क्षमा करना। तो तुम इस बार भी विकास के चक्कर में, माफिया के चक्कर में फंस गए हो। और ये, अरे हाँ, यह तो विकास का बंदर है। तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। तुम्हें तो मैं ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारे फरिश्ते भी कांप उठेंगे। इन्हें गिरफ्तार कर लो। आखिरी शब्द डॉन ने अपने साथियों से कहे थे। परिस्थिति ऐसी थी कि हैरी और धनुष्टंकार कुछ भी नहीं कर सके। डॉन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लोग केवल देख रहे थे। माफिया के सामने भला कौन आए। न केवल न्यूयॉर्क में बल्कि संपूर्ण अमेरिका में अजीब सा भय व्याप्त हो गया। हर जुबान पर केवल एक ही बात थी, माफिया आजकल अपने क्रोध की चरम सीमा पर है। बहुत से लोगों ने माफिया के डर से घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उन्हें यह भय था कि कहीं माफिया की गोली का शिकार वे ही न हो जाएं। सारा अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व जानता था कि दुनिया के हर देश से बड़ी जासूसी संस्था अमेरिका के पास है, CIA। लेकिन CIA जैसी संस्था होने के बावजूद भी अमेरिकी सरकार माफिया से टकराने का साहस नहीं रखती। बड़े से बड़ा अपराध माफिया से अमेरिका के सड़कों पर खुलेआम करती है, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा लगता है जैसे असल में अमेरिका पर माफिया का ही हुकूमत हो। अमेरिकी जनता जानती थी कि माफिया के विरुद्ध उसकी सरकार भी उनकी कुछ सहायता नहीं कर सकती। सारा अमेरिका आज भी जानता है इस भयानक संस्था से उनकी सहायता करने वाला एक ही व्यक्ति था, विकास, जिसे सारा अमेरिका प्रलयकारी विकास के नाम से पुकारने लगा था। न जाने क्यों ऐसे समय पर अमेरिका के बहुत से निवासियों को विकास का ख्याल आने लगा, किंतु उसकी केवल याद तो माफिया से उसका पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। अधिकांश लोग अब भयभीत से होकर अपने घरों में छुपे रहते थे। चारों ओर भय और आतंक सा छा गया था, और अमेरिका का सबसे बड़ा जासूस माइक स्प्लेन, उसके दिमाग में भी बहुत दिनों से यह माफिया शब्द अटका हुआ था। कभी कभी तो यह दल माइक को अपने विभाग और अपने देश पर एक बार सा लगता था। कभी कभी उसके दिमाग में विचार आता था कि वह दुनिया के माथे पर लगे इस कलंक का नामो निशान मिटा दे। वास्तव में माफिया दुनिया के माथे पर एक कलंक ही तो था। दुनिया का हर देश, हर सरकार अपराध खत्म करना चाहती है, लेकिन माफिया इसके बावजूद भी कितनी खुलकर पूरे विश्व में अपराध करती है। माइक के दिमाग में विचार आता तो था, परंतु माफिया की भयानकता का ख्याल आते ही वह अपने इस पवित्र विचार का गला घोट देता था। इस समय माइक सोकर उठा था। नौकर ने बेड टी और अखबार उसकी आदत के अनुसार साथ साथ थमा दिए। न्यूयॉर्क में होने वाली 4 घटनाएं पास पास के कॉलम में ही थी, और वह इन चारों को पढ़ चुका था। मेजर डमरू डपालिया, वागड़ बिल्ला, कुतिया और होटल में हुए खून की घटनाएं पढ़कर माइक को ऐसा लगा जैसे एक साथ कई आदमियों ने मिलकर माफिया से गद्दारी की है और माफिया उन्हें सजा दे रही है। अभी वह अधिक सोच भी नहीं पाया था कि एकाएक उसके सीक्रेट फ़ोन की घंटी गनगना उठी।
घंटी सुनते ही माइक के दिमाग का एक फटाका सा फूटा। सीक्रेट फ़ोन की घंटी गनगनाने का सीधा सा अर्थ था कि सीक्रेट सर्विस के चीफ ने उसे याद किया है, और चीफ के याद करने का सीधा सा अर्थ था कि उसके लायक कोई केस है। एक बार तो माइक के दिमाग में आया कि इस बार कहीं उसे माफिया से संबंधित केस तो नहीं सौंपा जा रहा है। यह विचार दिमाग में आते ही न जाने क्यों एक बार तो माइक काँप उठा, किंतु फिर उसने खुद ही सोचा, माफिया के विरुद्ध सीक्रेट सर्विस ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया, तो अब क्या उठाएगी? कोई और केस होगा। उसने फ़ोन उठाया। माइक सर। आज का अखबार पढ़ा? उसके चीफ का रहस्यमय स्वर उभरा। यस सर, धड़कते दिल से माइक ने कहा। तुम फौरन यहाँ आओ। दूसरी ओर से उसे आदेश दिया गया, और इस प्रकार माइक को संदेह हुआ कि वास्तव में इस बार उसे माफिया से संबंधित केस ही सौंपा जाएगा। वह तुरंत तैयार हुआ और रवाना हो गया। उसके मस्तिष्क में बराबर यही बात चक्कर काट रही थी कि उसे माफिया का केस सौंपा जाएगा। माफिया की भयानकता को याद करके न जाने क्यों वह दिल ही दिल में काँप रहा था, लेकिन फिर खुद ही वह साहस करके सोचता कि इस बार वह इस खतरनाक दल से टकरा कर ही देखेगा। 30 मिनट पश्चात वह अपने जीप के सामने बैठा था। उसके और जीप के मध्य में एक बड़ी सी मेज थी, और उसके पार रिवॉल्वर चेयर पर अपने चेहरे पर नकाब से ढके जीप बैठा था। जीप ने नकाब में से झांककर एक बार ध्यान से उसे देखा और बोला, फ़ोन पर तुमने कहा था कि आज का अखबार पढ़ा है। उसके स्वर में अजीब सी बर्राहट थी। मेरे ख्याल से पेपर पढ़कर तुमने यह अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि अमेरिका में कोई भयानक षड्यंत्र पनप रहा है। मैंने अभी पूरा पेपर नहीं पढ़ा है सर, माइक ने जवाब दिया। अभी केवल माफिया से संबंधित खबर ही पढ़ पाया कि आपका फ़ोन आ गया। ओह, चीफ ने कहा, अगर तुम उनके साथ एक और न्यूज़ पढ़ लेते तो निश्चित रूप से अमेरिका में पनपने वाले षड्यंत्र की बू सूंघ लेते। कौन सी न्यूज़ सर? पढ़ो, कहने के साथ ही चीफ ने दराज से समाचार पत्र निकालकर मेज पर डाल दिया। न्यूज़ पर मैंने पेन से लाल निशान लगा लिया है। माइक ने पढ़ा। शीर्षक था, भारतीय शैतान का अमेरिका में आवागमन। अमेरिका में भयानक और रहस्यमयी षड्यंत्र। न्यूयॉर्क। आज हमारे विशेष संवाददाता मिस्टर जैकी आर्मस्ट्रॉन्ग ने गुप्त ढंग से पता लगाया है कि भारतीय जासूस विजय न्यूयॉर्क में देखा गया। इस व्यक्ति को लोग शैतान के रूप में जानते हैं। अमेरिका में इसका आवागमन निश्चित ही किसी भयंकर षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। यह व्यक्ति अमेरिका में गुप्त तरीके से प्रविष्ट हुआ है। विजय राजधानी होटल में ठहरा हुआ है। कृपया अधिकारी ध्यान दें। बस मात्र इतना ही मैटर था, लेकिन माइक को चौंकाने के लिए विजय का नाम ही काफ़ी था। वास्तव में किसी भी देश में विजय का आवागमन निरुद्देश्य नहीं हो सकता। समाचार पढ़कर उसने चीफ की ओर देखा। क्या विजय का आवागमन और माफिया की ये लगातार कत्लेआम की घटनाएं एक स्थान पर नहीं जोड़ी जा सकती? चीफ ने माइक की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि माफिया और विजय के बीच कोई चक्कर चल रहा है? चीफ अपने स्वर को भरपूर प्रभावशाली बनाने की चेष्टा कर रहा था। वैसे मैं केवल कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यह भी संभव है ये दोनों अलग अलग चक्कर में हो। विजय किसी और चक्कर में यहाँ आया हो और माफिया अपने चक्कर में ही। लेकिन फिर भी तुम्हें यह जानना है कि विजय यहाँ क्यों आया है। वह अकेला है या उसके साथ कोई उसका साथी? इस शब्द पर अटक गया माइक। संभव है सर कि विकास भी आया हुआ हो। विकास?
नाम दोहराया चीफ ने। मैं महसूस करता हूँ माइक कि जब भी तुम इस लड़के का नाम लेते हो तुम्हारी जुबान भी हल्की सी लड़खड़ाहट और चेहरे पर सफ़ेदी सी छा जाती है। नो सर नो। माइक एकदम अपनी आंखों का भय छुपाने का प्रयास करता हुआ बोला। मैं तुम्हारा चीफ हूँ माइक। उसके स्वर में हल्की सी सख्ती उभर आई। अपने हर एजेंट के चेहरे के भाव को पढ़ता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि लड़के से मन ही मन तुम्हें खौफ खाने लगे हो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है सर, माइक दृढ़ता के साथ बोला। उस कल के छोकरे से मैं क्या खौफ खाऊंगा। बाद में पैदा होने वाले छोकरे ही सबसे खतरनाक होते हैं माइक। चीफ के स्वर में गुर्राहट उत्पन्न हो गई। अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयास मत करो, बल्कि उसको जड़ से ही समाप्त करने की कोशिश करो। यह सोचकर हमें बेहद ग्लानि होती है कि अमेरिका का सबसे बड़ा जासूस माइक स्प्लेन कल के छोकरे से भयभीत है। यह हम भी मानते हैं माइक कि कल का छोकरा पुराने दिग्गज जासूसों का बाप बन गया है। यह भी हम मानते हैं कि वह लड़का बेहद खतरनाक है। मैं और तुम ही क्या, अमेरिका का छोटा सा बच्चा भी नहीं भूला होगा कि इस लड़के ने अपराधी बनकर सारे अमेरिका को हिला दिया था। कोई नहीं भूला होगा कि माफिया को नाको चने चबाने वाला यही कल का लड़का है। उस दिन को मत भूलो माइक, जब तुम्हें इसी से जान बचाकर गुलशनगढ़ से भागना पड़ा था। पुचिंग और ग्रेफिक भी वहाँ मारे ही गए थे। तुम और बॉन्ड किसी तरह भाग निकले। हमें मालूम है कि कई बार उससे तुम्हारा टकराव हो चुका है और हर बार वह कल का छोकरा तुम्हें मात दे गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मत भूलो यही कल का छोकरा अंतर्राष्ट्रीय सीक्रेट सर्विस का चीफ बना है। सुनते सुनते शर्म और क्रोध के भावों से माइक का चेहरा सुर्ख हो उठा। जीवन में आज से पहले उसने कभी अपना इतना बड़ा अपमान महसूस नहीं किया था। माइक का दिमाग अपना संतुलन खो बैठा और वह गुर्रा उठा। चीफ, माइक का खून अभी इतना ठंडा नहीं हुआ है। आज आपकी कसम खाता हूँ, अब जब भी विकास से मेरा टकराव होगा वह टकराव उस लड़के की ज़िंदगी का आखिरी टकराव होगा। माइक उसके गुरु से नहीं डरता तो उससे क्या डरेगा। पहली बात तो यह है माइक कि खुद को संभालो। चीफ बोला, जोश जासूसों के लिए ठीक नहीं होता। दूसरी बात यह कि गुरु और चेले में बहुत अंतर है। निश्चित ही विकास विजय से कई गुना खतरनाक है, लेकिन वह भी आदमी है, भूत नहीं। इस बार टकराव से हौसलों से उसका मुकाबला करो। लगता है सर कि हम विषय से भटक गए हैं। वास्तव में माइक ने खुद को संभाल लिया। हम विषय से बिल्कुल नहीं भटके हैं, चीफ बोला। तुम यह कह रहे थे कि संभव है विजय के साथ अमेरिका में उसका कोई साथी भी आया हो और वह साथी विकास भी हो सकता है। अगर विकास है तो इस बार वह अमेरिका से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। रही केस की बात, सबसे पहले तो तुम्हें विजय के उद्देश्य का पता लगाना है। उधर न्यूयॉर्क में आजकल माफिया के अपराध भी असाधारण तरीक़ों से बढ़ रहे हैं, उन पर भी नियंत्रण पाना है। अगर तुम यह कदम उठाने का साहस रखते हो, लगता है सर कि अब आपको माइक और उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं रहा। माइक बोला, लेकिन आपको जल्दी ही विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ, चीफ बोला। वह यह कि होटल में जब डॉन मस्त्रोनी ने उस थुलथुल व्यक्ति को गोली मारी तो एक बंदर और लड़के ने माफिया के आदमियों से टकराने की कोशिश की थी, लेकिन डॉन ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बंदर नाम दोहराता दोहराता उछल पड़ा माइक। निश्चित ही यह बंदर धनुष्टंकार और लड़का विकास होगा। बंदर तो धनुष्टंकार था, लेकिन लड़का विकास नहीं था। तुम्हें यह जानकर एक नया क्लू मिलेगा कि लड़का हैरी आर्मस्ट्रॉन्ग था। क्या? वास्तव में माइक एक बार पुनः चौंक पड़ा।
जेकी का लड़का? और विजय के बारे में यह खबर भी जेकी ने ही छापी थी। चीफ बोला, यहीं आकर विजय और माफिया की कड़ी जुड़ जाती है। तुम यह भी जानते हो कि जेकी आर्मस्ट्रॉन्ग वास्तव में विजय का गुरु है। हैरी विकास का पक्का दोस्त है। जब पहली बार विकास माफिया से टकराया था तो हैरी कदम कदम पर उसके साथ था। फिर भला जेकी ने विजय के खिलाफ ये न्यूज क्यों निकाली? हैरी किस चक्कर में है? जब धनुष्टंकार यहाँ है तो विकास भी जरूर होगा। मुझे लगता है सर कि वास्तव में ये लोग यहाँ पर कोई बहुत गहरा षड्यंत्र रच रहे हैं। माइक की खोपड़ी के सारे द्वार जैसे एकदम खुल गए। यह तो मैं भी बहुत पहले समझ चुका हूँ, लेकिन तुम्हें पता यह लगाना है कि वह षड्यंत्र क्या है। ओके सर, कहते हुए माइक का मस्तिष्क गहनतम विचारों में डूबता चला गया। डॉन मस्त्रोनी की विचित्र और इकलौती आँख दहक कर नीली हो गई थी। उसकी यह आँख ऐसे फड़फड़ा रही थी मानो रह रह कर नीले रंग का 0 वाट का बल्ब जल बूझ रहा हो। उसके हाथ में आज का समाचार पत्र था और उसका एक एक शब्द जैसे उसके जिस्म में क्रोध की आग भड़का रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दिल तो उसका यह चाह रहा था कि वह अमेरिका के सारे अखबार वालों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दे। अभी वह उत्तेजनात्मक स्थिति से बाहर नहीं आया था कि माफिया का एक सैनिक कमरे में प्रविष्ट हुआ। बाकायदा सैल्यूट के साथ बोला, आपको ब्रेन फ्लावर ने याद फरमाया है। ओके, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण पाकर उसने कहा। सैनिक चला गया। डॉन ने एक सिगरेट सुलगाई, किंतु एक ही कश मारकर मेज पर रखी एस्ट्रे में रगड़कर कमरे से बाहर निकल गया। गैलरी में वह तेज कदमों के साथ बढ़ रहा था। गैलरी की दीवारों से सटे हुए सशस्त्र सैनिक उसे अभिवादन करते रहे, लेकिन किसी के भी अभिवादन का जवाब न देता हुआ वह एक ऐसे कमरे के सामने पहुंच गया जिसके बाहर एक छोटा सा लाल रंग का बल्ब टिमटिमा रहा था। दरवाजे की ओर मुंह करके बोला, डॉन मस्त्रोनी सर। उसके शब्दों की समाप्ति के साथ ही दरवाज़ा शटर के बाती ऊपर समा गया। उसके अंदर प्रविष्ट होते ही दरवाज़ा पुनः अपने स्थान पर फिट हो गया और साथ ही कमरे का थोड़ा फर्श हट गया। डॉन लोहे की सीढ़ियों में से उतरता हुआ नीचे पहुंच गया। इसके बाद न जाने कितने गुप्त मार्गों से वह गुजरा, लेकिन कमाल यह था कि हर गुप्त मार्ग खुद ही खुलता जा रहा था। 10 मिनट बाद डॉन मस्त्रोनी ऐसे कमरे में था जिसमें काजल के बाती गहनतम अंधकार था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, किंतु डॉन जैसे इस कमरे में आने का अभ्यस्त था। वह एकदम चिंतित सा खड़ा था। एकाएक कमरे के अंधेरे में एक चमकीली इंसानी साया उभर आया। उसका सारा जिस्म अंधेरे में ऐसा चमक रहा था मानो उसके जिस्म के अंदर कहीं शक्तिशाली रोड जल रहे हो। कमाल यह था कि उस प्रकाश में केवल वह साया ही चमक रहा था। उसके इर्द गिर्द के बाग पर भी उस प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं था। साये के चेहरे पर वही चमकीला नकाब था और आँखों के स्थान पर वो नन्हे बैटरी वाले बल्ब रोशन थे। दोनों बल्बों की रोशनी की लकीरें अंधेरे को चीरती हुई सीधी डॉन के चेहरे पर स्थिर थी। डॉन मस्त्रोनी ने एकदम उस साये का सैनिक अभिवादन किया। हमने आज के अखबार में पढ़ा है कि तुमने माफिया के 4 गद्दारों को सजा दी है। मैंने भी पढ़ा है, महान ब्रेन फ्लावर, लेकिन क्या? अच्छे अच्छे इंसानों को कपकपा देने वाली एक सर्द घुर्राहट। क्या हमारी तरफ से तुम्हें ऐसा कोई आदेश मिला था? आप 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए महान ब्रेन फ्लावर। डॉन ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन जो पूछा जाए केवल उसी का जवाब दो मिस्टर डॉन। ब्रेन फ्लावर की गुर्राहट अधिक भयानक हो गई। क्या तुम्हें कोई आदेश दिया गया था? नो सर। तो फिर तुमने व्यर्थ ही 4 निर्दोष शक्तियों की हत्या करके
न्यूयॉर्क में आतंक क्यों फैलाया? ये सब मैंने नहीं किया सर। डॉन मास्ट्रोनी जैसे यह वाक्य कहने के लिए बहुत देर से उत्सुक था। क्या? ब्रेन फ्लावर भी चौंक पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ महान ब्रेन फ्लावर, डॉन मास्ट्रोनी बोला। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने नहीं किया तो किसने किया है? ब्रेन फ्लावर गरज उठा। मुझे नहीं पता सर। क्यों नहीं पता? ब्रेन फ्लावर के स्वर में ऐसी कठोरता थी कि डॉन को उसके शब्द अपने सीने में गोली की तरह लगे। तुम बहुत निकम्मे होते जा रहे हो डॉन। तुमसे कल का छोकरा नहीं संभलता। विकास विकास कहकर सारे अमेरिका में आतंक फैला रखा है। उसे गिरफ्तार करने तुम्हें भारत भेजा तो तुम्हारी आंखों के सामने वह चलते हुए विमान से कूदकर फरार हो गया। तुम्हारे मेकअप में माफिया के नाम पर न्यूयॉर्क पर किसी ने 4 कत्ल कर दिए, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि ये सब किसने किया। किसकी हिम्मत हुई जो माफिया के नाम से अपराध कर रहा है। 2 दिन के अंदर वह मुजरिम माफिया के सामने होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है मिस्टर डॉन कि माफिया के नाम से अमेरिका में किसी ने 4 खून कर दिए और अभी तक माफिया यह भी नहीं जानती कि वह कौन है। माफिया के रिकॉर्ड में यह पहला व्यक्ति है जो माफिया के नाम से अपराध कर रहा है। हमारी समझ में तो ये नहीं आता कि दुनिया में वह ऐसा कौन सा इंसान पैदा हो गया जिसे माफिया का खौफ नहीं है। इस समय तो मेरी नज़र में केवल एक ही आदमी आ रहा है सर, डॉन बोला। कौन? ब्रेन फ्लावर ने प्रश्न किया। विजय, डॉन ने कहा। आज के ही अखबार में यह समाचार भी छपा है कि भारतीय जासूस विजय न्यूयॉर्क में आया हुआ है। मेरे ख्याल है कि वह विकास की तलाश में यहाँ आया है। भारत में उसे किसी तरह मालूम हो गया होगा कि विकास हमारे जाल में फंस गया है। शायद इसलिए विजय यह स्टंट रचकर हमसे टकराना चाहता है। उसके अलावा किसी अमेरिकी में तो हिम्मत नहीं जो माफिया से टकराने के बारे में सोच भी सके। हम बकवास सुनने के आदी नहीं हैं, ब्रेन फ्लावर बोला। मुजरिम जो भी हो 2 दिन के अंदर हमारे सामने होना चाहिए। ओके सर, ब्रेन फ्लावर चेतावनी सी देता हुआ बोला। इस चक्कर में हमें ज़्यादा नहीं उलझना है। हमारे पास कई देशों के काम हैं, हम उनमें व्यस्त हैं। इन छोटे मोटे चक्रों में उलझकर हमें अपना समय और शक्ति व्यर्थ नहीं करनी है। ऐसा ही होगा सर, डॉन ने कहा और उसके इन शब्दों के साथ ही साय की आंखों के स्थान पर जलते दोनों बल्बों का प्रकाश उसके चेहरे से हट गया। यह डॉन के लिए जाने का संकेत था। डॉन ने अभिवादन किया और वापस मुड़ गया। उसके बाद डॉन उन्हीं रास्तों से गुजरता हुआ वापस आ गया। उसने अपने अधीन माफिया के सारे अधिकारियों को डांट पिलाई। सारे हेडक्वार्टर में जैसे खबर सी दौड़ गई। हर एक की जुबान पर केवल एक ही बात थी, माफिया के नाम से कोई रहस्यमय व्यक्ति अपराध कर रहा है। अभी विकास अपने ही विचारों में गुम था कि अचानक एक बार पुनः वातावरण सीटियों की आवाज़ से गूंज उठा। विकास सतर्क हो गया। अब उसे समझने में देर नहीं की कि लाल सिंह की आत्मा आगमन करने वाली है। उसने विबोर को अपने कलेजे से चिपकाया और उसी क्षण लाल सिंह का पारदर्शी जिस्म उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। मैं यह डायरी और तुम्हारी रिपोर्ट पढ़कर बहुत कुछ समझ गया हूँ लाल सिंह, विकास ने खुद ही बात शुरू कर दी। लेकिन अभी तक केवल तुम पर विश्वास नहीं आ पाया है। इसका मुख्य कारण यही है कि मैं भूत प्रेतात्मा इत्यादि पर विश्वास नहीं करता। विश्वास तो आपको करना चाहिए। लाल सिंह की आवाज़ कमरे में गूंजी, क्योंकि भौतिक दुनिया से निकलकर सूक्ष्म दुनिया में भटकने वाला एक इंसान मैं खुद तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम विश्वास न करो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन यह समझिए कि मैं जो कुछ हूँ अपने इस छोटे से वतन का एक ही युवक तो हूँ। मेरी आंखों के सामने ही माफिया के उन जालिम कुत्तों ने
मेरे देश को खाक में मिला दिया। मैं देखने और आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सका। मैंने सुना है विकास की तुम्हारी आवाज़ हमेशा जुल्म के खिलाफ उठती है। शायद अत्याचारों में पिसी मेरे वतन की यह धरती तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं तुमसे कहता हूँ, तुमसे विकास, आज अत्याचार की चक्की में पिसा हुआ लाल सिंह तुमसे प्रार्थना करता है कि हम पर हुए अत्याचारों का बदला लो, बदला लो। विकास किसी की प्रार्थना नहीं सुना करता लाल सिंह। विकास उस हस्ती का नाम है जिसका दिल जुल्म के खिलाफ खुद ही आवाज़ उठा देता है। मैं अगर दबाना भी चाहूँ तो भी उस आवाज़ को दबा नहीं सकता। तुम्हारे इस वतन की हालत देखकर कोई मूर्ख भी बड़ी सरलता से अनुमान लगा सकता है कि इस धरती पर कितना नरसंहार हुआ है। मैं इस अत्याचार का बदला लूँगा लाल सिंह। तुम देखना, मेरा प्रतिशोध देकर तुम खुद काँप उठोगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लाल सिंह का एकदम हर्षित स्वर गूंजा। मेरे पास भौतिक जिस्म नहीं है जिसके कारण मैं तुम्हें एक जीते जागते आदमी की तरह तुम्हारी सहायता कर नहीं सकूंगा, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी ऐसी सहायता अवश्य करूंगा जो एक जीवित इंसान नहीं कर सकता। लाल सिंह, क्या तुम यह बता सकते हो कि यह नरसंहार माफिया के सैनिकों ने यहाँ पर कब किया? विकास ने प्रश्न किया। मेरी रिपोर्ट पढ़कर आपने यह अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि माफिया के सैनिक भूखे थे और अमेरिका से सूचना आई थी कि शीघ्र ही उनके लिए खाने का कोई प्रबंध नहीं हो सकेगा। 3 दिन तक जब खाना नहीं आया तो माफिया के सैनिक भूख से तड़पने लगे। हमारे वतन पर उन्हें कब्जा तो करना था ही, वे सब बस्ती की ओर बढ़े और उन जालिम बेड़ियों ने मेरे वतन पर हमला कर दिया। ये जालिम वतन पर हमला करने जा रहे हैं, इसकी पूर्व सूचना मैंने सरदार सरफराज को भी दी थी। सरफराज ने अपने क्रांतिकारी युवकों के साथ मोर्चा भी जमाया था, लेकिन उन जालिमों के पास आधुनिक हथियार थे। हमारे पास अभी वे हथियार न के बराबर थे। उसके बावजूद भी मेरे देश के क्रांतिकारियों ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया। मैं अपनी आँखों से देख रहा था विकास, मैं अपनी आँखों से देख रहा था। वे जालिम मेरी बहनों पर झपट रहे थे। मेरी आँखों के सामने उन्होंने मेरे वतन की बहनों की अस्मत लूटी। विबोर जैसे मेरे देश के बच्चों के पेट में संगीन घुसेड़कर उन्हें मार डाला। माँ समान अबला नारी को उन जालिमों ने रोन डाला। मैं सब कुछ देख रहा था। क्या करता? देखने के अलावा मैं कर भी क्या सकता था? एक तरफ देख रहा था उन जालिमों के अत्याचार, दूसरी तरफ देख रहा था अपने बहादुर क्रांतिकारी साथियों के जौहर। जालिमों के मुकाबले के लिए उनके पास एक भी शस्त्र नहीं था, लेकिन वे जूझ रहे थे। एक भी नहीं भागा। सब बहादुरी के साथ लड़ते हुए अपने वतन पर शहीद हो गए। वे जालिम भूखे प्यासे कुत्ते इतने भूखे थे कि हर घर में से वे खाने का एक एक दाना चुनकर ले गए। तुम चिंता मत करो लाल सिंह, विकास गंभीर स्वर में बोला। मैं वतन की राह पर मिटने वाले एक एक इंसान के खून की एक एक बूंद का बदला लूँगा। मुझे तुमसे यही आशा थी, मुझे तुमसे यही आशा थी। लाल सिंह एकदम हर्षित होकर बोला, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। उसके बाद विकास ने देखा लाल सिंह के पारदर्शी जिस्म में हरकत हुई। वह कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। विकास विबोर को साथ लेकर उसके पीछे पीछे चल दिया। लाल सिंह उन्हें मकान से बाहर ले आया। बस्ती में लाशों के बीच में से होते हुए वे आगे बढ़ने लगे। लाल सिंह आगे आगे था और विकास विबोर के साथ लेकर उसके पीछे। अब उनके बीच कोई बात नहीं हो रही थी। लाल सिंह उन्हें बस्ती के बाहर की ओर ले जा रहा था। 35 मिनट तक लगातार यही क्रम चलता रहा। उसके बाद विकास ने देखा लाल सिंह ने उन्हें एक पानी के दरिया पर पहुंचा दिया था। विकास उस समय चमत्कारी सा रह गया जब उसने देखा लाल सिंह पानी के दरिया के ऊपर
इस प्रकार चलता गया जैसे धरती पर ही चल रहा हो। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात तो विकास को यह लगी थी कि लाल सिंह के पानी पर चलने के बावजूद भी कोई पानी में हलचल नहीं थी। विभोर एकदम पानी की दरिया की ओर लपका। प्यासा होते हुए भी विकास एकदम नहीं झपटा। पानी के दरिया में ठीक बीच में जाकर लाल सिंह रुक गया और बोला, इस दरिया में पानी पीकर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। विकास ने लाल सिंह की बात का कोई जवाब नहीं दिया और पहले उसने भरपेट पानी पिया, फिर कपड़े उतारकर आराम से दरिया में नहाया। उसके पास दूसरे कपड़े तो थे नहीं। नहाकर उसने फिर वही गंदे और फटे कपड़े पहन लिए। अब क्या तुम मेरे साथ उन सैनिकों तक चलोगे जिन्होंने ये अत्याचार किया है? बहुत देर से शांत खड़ा लाल सिंह बोला। क्या तुम्हें उन सैनिकों का पता मालूम है? विकास ने पूछा। हाँ, लाल सिंह ने कहा, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। चलो, विकास ने कहा और वे चल दिए। फिर वही क्रम, आगे आगे लाल सिंह, पीछे विभोर को लिए विकास। कभी कभी विकास और लाल सिंह की बात हो जाती। यूं ही चलते चलते उन्हें सुबह हो गई। उस समय वे पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। अब आप थक गए होंगे, यहाँ किसी गुफा में आराम कर लीजिए, शाम को आगे बढ़ेंगे, एकाएक लाल सिंह ने कहा। नहीं, विकास एकदम दृढ़ता से बोला, मैं बिल्कुल नहीं थका, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचाओ। लाल सिंह उन्हें लेकर पुनः आगे बढ़ गया। दोपहर 1 बजे वे जंगल में प्रविष्ट हो गए। जंगल में आगे जाने के बाद लाल सिंह ने बताया, देखो वहाँ उधर जितने भी पेड़ हैं सबके नीचे रास्ते हैं और ये सारे रास्ते एक ही तहखाने में पहुँचते हैं। अभी लाल सिंह इतना ही बता पाया था कि अचानक वातावरण में एक विमान की गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंज उठी। विकास के कान एकदम खड़े हो गए। लाल सिंह की आत्मा भी चौंकी। उसी समय विकास के दिमाग में बड़ी तेजी से कार्य किया। पलक झपकते ही वह अपने साथ विभोर को लेकर समीप वाले वृक्ष पर चढ़ता चला गया। अभी वह वृक्ष को किसी डाल पर ठीक से जम भी नहीं पाया था कि अचानक वृक्ष हिला। खुद विकास का बैलेंस बिगड़ सा गया।